राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सन 2015 में एक लड़की कोर्ट मैरिज करती है, अपने प्रेमी के साथ लव मैरिज करती है और फिर उस दिन के मात्र 8 दिन बाद ही वह लड़की अचानक से गायब हो जाती है। उस लड़की की गायब होने पर हर जगह ढूंढने के बाद जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता है तो उस लड़की को मृत समझ लिया जाता है। लेकिन लगभग 7 साल बाद जब वह लड़की उन लोगों के सामने अचानक से प्रकट हो जाती है तो सभी की आंखें फटी के फटी रह जाती है। सभी लोग सोच रहे हैं, यार ये हुआ क्या, ये लड़की कहाँ से आई है, क्या ये जिंदा थी या फिर मर गई थी। और ये सवाल सिर्फ एक इंसान के नहीं, जिन लोगों ने ये पूरी कहानी सुनी, हर किसी इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न था, आखिरकार 7 साल तक ये लड़की कहाँ रही, आसमान में या धरती निकल गई, या पुलिस को भी लाख ढूंढने के बाद कुछ हाथ नहीं लगा, आखिरकार वो लड़की कहाँ थी। और उस लड़की को मारने के जुर्म में उसका पति, जिसकी मात्र 8 दिन पहले शादी हुई थी, वह पति जेल में रहा 18 महीने तक। उसके साथ उसका दोस्त भी रहा लगभग 9 महीने तक जेल में बंद रहे अपनी पत्नी की जान लेने के जुर्म में। लेकिन वो लड़की जो खुद जिंदा है वो कहाँ से आ गई। ये कहानी ना केवल आपको चौंकाएगी बल्कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि 7 साल तक गायब रहने वाली वो लड़की अचानक कहाँ से प्रकट हो गई। बेहद हैरान करने वाला मामला इस पूरी कहानी में प्यार, मोहब्बत, इश्क, धोखा, क्राइम सब कुछ है। और एक ऐसी दोस्ती की कहानी भी है जिसको आप सुनोगे तो वाकई में चाहोगे कि आपका भी कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ राजस्थान के दौसा ज़िले में। यहाँ पर मौजूद मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, इतना प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध एक ऐसा मंदिर जहाँ पर भूत प्रेतों के इलाज किए जाते हैं। लेकिन यह मंदिर जिंदे लोगों में, जो कि जिंदा हैं, उनका इलाज करने में असमर्थ था। दोस्तों, यहाँ इस मंदिर में लगभग मैं आप बता दूं कि 2013 के समय मथुरा का रहने वाला एक परिवार, जिसमें सूरजपाल देव गुप्ता जी हैं, उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता जी हैं और उनकी बेटी आरती गुप्ता, तीनों लोग उस मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के पश्चात वो लोग वहाँ से निकलते हैं और जहाँ पर समाधि है बड़े बाबा की, वहाँ उस गली में जाकर मुड़ते हैं तो वहाँ कोने पर एक दुकान है। उस दुकान पर वो लोग रुकते हैं और अचानक से खरीद फरोख्त सी करने लगते हैं। वो पूछने लगते हैं कि ये जो तस्वीर है ये कितने की है, ये माला कितने की है। और उस दुकान पर बैठे 2 शख्स नए उम्र के लड़के हैं, एक का नाम है सोनू सैनी, दूसरे का नाम है गोपाल सैनी। आरती वहाँ पर उनसे अलग अलग तस्वीरों को उठाकर उनका रेट पूछ रही है। उसके बगल में उसकी माँ भी खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस आरती की निगाहों में वो सोनू सैनी, जो कि बिल्कुल शांत बैठा है उस दुकान पर, उसकी आंखें बात कर रही हैं। और आंखों में दोनों के बीच में कुछ ऐसे वार्तालाप होते हैं कि उन दोनों को ज़रूरत आन पड़ी कि एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया जाए और फिर पैसे देने की एवज में, यानी कि जब उन जो तस्वीरों के पैसे दिए गए उसी समय उनका मोबाइल नंबर आदान प्रदान हो गया। अब मोबाइल तो इधर उधर बट गया। उधर वो जो लड़की मथुरा से गई थी उसके पास सोनू सैनी का नंबर आ गया। दोनों ने एक दूसरे के पास फ़ोन करने शुरू कर दिए। अब फ़ोन पे तो आप जानते हैं नई उम्र है, बहकना भी पड़ता है, प्यार भी करना पड़ता है। दोनों ही बातें हुई और इस प्यार के चलते दोनों एक दूसरे से अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं। दोनों मान जाते हैं कि हाँ, उन दोनों को एक दूसरे से इश्क है और फिर एक दूसरे को पाने की चाहत में दोनों तड़पने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये आरती कहती है कि देखो, हम लोग तो बढ़िया लोग हैं, तुम लोग सैनी हो, हमारे परिवार कभी भी हमको एक नहीं होने देंगे और शायद हमें इसीलिए भाग जाना चाहिए, भाग कर शादी कर लेनी चाहिए। और इसी एवज में वो लड़की लगभग पहुंच जाती है कोटा बूंदी की उस कोर्ट में जहां पर उन दोनों ने अपील दी कि उनको कोर्ट मैरिज करनी है। और ये जो समय रहा है ये सन 2015 का है। उनकी प्यार मोहब्बत को चलते चलते 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल रही मोहब्बत
2015 पहुंच गई और फिर वो दिन था 5 दिसंबर 2015। वो लड़की अपने घर से गायब हो जाती है, पहुंच जाती है कोटा बूंदी की कोर्ट में, और वहाँ पर जैसे उन्होंने दलीलें दी उनकी कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद 8 तारीख को वो आरती अपने पिता सूरजपाल के पास फ़ोन करते, उनसे कहती है कि पिताजी मैंने शादी कर ली है, और जिसके शादी करी है वो अच्छा कमाता खाता है, बढ़िया तरह से रहता है, तो मैं अभी खुश हूँ और हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, परेशान मत होना। यहाँ पर पिता भी अपनी बेटी की खुशी की चाहत में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनकी शादी के मात्र 8 दिन बाद 13 सितंबर को वो लड़की आरती उस लड़के यानी कि सोनू सैनी के घर से गायब हो जाती है। वो कहाँ गई उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। पहले तो सोनू सैनी काफ़ी ज़्यादा डरता हुआ उस लड़की को अपने घर लेकर गया। घर वालों ने जब उसको स्वीकार कर लिया, उसके बावजूद वो लड़की वहाँ से भाग गई। पहली बार तो सोनू ने अपने घर वालों से पूछा कि तुमने कुछ किया तो नहीं, तो सभी ने कहा बेटा हमको तेरी खुशी चाहिए। और सोनू उस घर का सबसे छोटा बेटा, अब छोटा लड़का है तो भाई प्यारा तो होगा ही। बस उन्होंने कह दिया भैया हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पर सोनू अपने दोस्त गोपाल सैनी के साथ दौड़ पड़ा, हर जगह ढूंढा, तो उसको आरती नहीं मिली। थक हार कर उस लड़के सोनू ने अपने ससुर यानी कि सूरजपाल के पास मथुरा फ़ोन किया, उनसे पूछा कि क्या आरती तुम्हारे पास आई है। सूरजपाल ने मना कर दिया कि यहाँ पर कोई आरती नहीं है। जब उन्होंने पूछा कि आरती कहाँ गई आप बताओ हमें ज़रा, तो वो बता देते थे सारी बात कि आरती ऐसे ऐसे गायब है, पता नहीं वो कहाँ गई है, इसलिए उसको ढूंढवाने में आप मदद कीजिए। इधर सूरजपाल मथुरा वृंदावन उस लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं और 3 दिन तक लगातार ढूंढते हैं। 3 दिन के बाद जब उनको वो लड़की नहीं मिलती है, तब सूरजपाल वृंदावन के जो वह थाना है वहाँ उस थाने में जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग ढूंढते रहे, दिन बीते, महीने बीते, और लगभग 4 महीने बाद एक दिन जब सूरजपाल अखबार पढ़ रहे थे, उसमें एक खबर छपती है। उस खबर को देखने के बाद सूरजपाल बिल्कुल सन्न रह गए। दरअसल वो देखते हैं कि गुमशुदा की तलाश नाम जो कॉलम आता है उसमें एक फ़ोटो छपी थी। जो महिला जो कि मृत पाई गई थी उसकी उम्र के बारे में पूरा जिक्र था, कैसा रंग वगैरह है। यहाँ पर सूरजपाल खड़े होते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, उस अखबार को अपने साथ लेकर जाते हैं और वो कहते हैं कि लड़की कहाँ पर है, आप हॉस्पिटल चलो, इस लड़की की शिनाख्त करवा दो ताकि मैं पहचान सकूँ ये मेरी बेटी है कि नहीं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उस सूरजपाल को लेकर गए हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर मोर्चरी में जब वह लड़की उस महिला को देखा सूरजपाल ने, तो वो एक पल में ही समझ गए कि ये कोई और नहीं उनकी अपनी बेटी है। उस बॉडी को सूरजपाल लेकर आते हैं और फिर उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। अब पुलिस के सामने यह कोई और नहीं है, वही आरती है जो सूरजपाल की बेटी आरती है। उनका दाह संस्कार कर दिया गया। अब तो सूरजपाल के कहे अनुसार एक FIR दर्ज की जाती है उस गोपाल सैनी और सोनू सैनी के खिलाफ कि उन्होंने उनकी लड़की की जान ले ली। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, सोनू सैनी और गोपाल सैनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद थाने में उनकी वही पूछताछ में बड़ी ज़बरदस्त ठुकाई होती है, मीन्स ज़बरदस्त पिटाई होती है। 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री बहुत बुरी तरह से मारा गया, बड़े ढंग से काटा गया। घंटों घंटों खड़े रखना, 3-3 दिन तक कुछ खाने पीने को नहीं देना, तड़पा दिया। पुलिस लगातार कहती रही सोनू सैनी से कि इस बात को स्वीकार कर कि तेरी पत्नी जो आरती गुप्ता है उसकी जान तुमने ली है। लेकिन बार बार सोनू यही कहता रहा कि नहीं, उसने अपनी पत्नी की जान नहीं ली है। भाई वो तो लव मैरिज करने वाला लड़का है, वो अपनी पत्नी की जान कैसे लेगा। लेकिन दोस्तों पुलिस ने उस 3rd डिग्री में उस लड़के सोनू के नाखून तक उखाड़ लिए। और तो और अब लास्ट में जब सोनू सैनी ने हामी नहीं भरी, वो अपनी बात पर अड़िग रहा, तो लास्ट में पुलिस के पास एक ही सूत्र होता है हाँ करवाने का, वो था एनकाउंटर। पुलिस ने साफ कह दिया सोनू हमको मजबूर मत कर वरना हम तेरा एनकाउंटर कर देंगे। मरता क्या नहीं करता, मजबूर हो गया, उसको मरना थोड़ा ही था।
उसने इस बात की हामी भर दी कि हाँ उसने ही आरती गुप्ता की जान ली है। कोर्ट में सोनू ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी पत्नी की जान ली है। बस इसी एवज में उसके दोस्त गोपाल की और सोनू को सजा बोल दी जाती है। अब वो तो चले गए जेल में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होने जानी थी, जिसका सबसे बड़ा डर होता है, वह होता है समाज का। समाज में गोपाल और सोनू की वो थू थू हो रही थी, उस परिवार को वो दंश झेलना पड़ रहा था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। परिवार लगातार अपने बच्चों को बचाने के लिए लगातार पैसे खर्च कर रहा था। लगभग 20 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है। दुकान कमाई सब कुछ ठप हो गई, सब कुछ बर्बाद। उधर गोपाल सैनी की अगले 7 दिन बाद जब वो गिरफ्तार किया गया, उसके 7 दिन बाद शादी होनी थी। सारे कार्ड वगैरह सब बट गए, शादी भी ख़त्म। परिवार की वो थू थू हुई। उसके छोटे बड़े कुनवा में किसी की कोई शादी नहीं। हाल में तो उस जगह पर होती नहीं है, और यदि कोई करे भी तो अब बिल्कुल नहीं होगी। भाई लड़की को भगा कर ले गए और उसकी जान ले ली। कितना बड़ा जुर्म है जो उस परिवार पर लगा। और इधर वो दोनों दोस्त बस चुपचाप उस जेल में सजा काट रहे हैं। लगभग 9 महीने बाद उस लड़की गोपाल की जमानत हो जाती है, और करीब 18 महीने बाद उस लड़के सोनू की भी जमानत हो जाती है। जमानत होने के बाद वो लोग जैसे बाहर आए, उनकी हालत देखते ही बनती थी। परिवार ने भी इनको नहीं स्वीकारा। परिवार ने कहा तुम तो बड़े गंदे इंसान हो। अरे जब कोर्ट ही प्रूव कर चुका तो तुम्हें अब अपने बारे में सफाई में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमने बहुत बुरा किया है। इस तरह के वचन जब उनसे बोले गए, वो अंदर तक टूट गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि यार जब इतना कर्जा हो गया है, इतनी बात हो गई है, तो कुछ खाने कमाने के लिए करना पड़ेगा। वो दोबारा से मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर वो लोग अपनी वही दुकान जो है उसको शुरू करते हैं। ये सब हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस बात के लिए एक बड़ा प्रश्न था कि यार आरती गई तो गई कहाँ? जिसको वो मरी हुई आरती समझ रहे हैं वो आरती तो नहीं है। लेकिन एक रोज उनकी दुकान पर एक शख्स आता है, काले रंग की कमीज पहने हुए। वह शख्स काफ़ी देर तक सोनू को गोपाल को निहारता रहा, और फिर उनसे कहा कि मैं जो अब तुमसे कुछ कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं विशाला गांव का रहने वाला हूँ। मैंने एक दिन अखबार में एक फ़ोटो देखी थी, और जिस लड़की की फ़ोटो मैंने देखी, मैंने उस लड़की को जिंदा देखा है, और वो कहीं और जगह नहीं, विशाला गांव में भी है। इतनी बात सुनते ही जो सोनू था बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, और दूसरी तरफ उसका दोस्त गोपाल चहक पड़ा, कौन है, कहाँ है, कैसे है। वह दोस्त उनको एड्रेस देकर वहाँ से चला गया। वो दोबारा उनके सामने आया ही नहीं। वो था कौन उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। वो था कौन कोई जानकारी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि ये धाम ऐसे हैं जहाँ पर ठाकुर जी की लीलाएं अक्सर होती रहती हैं। मेरे मानने में स्वयं हनुमान जी थे जो वेश बदल कर उनके सामने आए और उनको एक ऐसा खुलासा करके गए जो कि उनकी काया पलट देगा। अब गोपाल सोनू को साथ में लेकर सीधा विशाला गांव जाता है। सोनू की हवा टाइट है। यदि वो वहाँ गया, पुलिस के फिर हत्थे चढ़ गया, कोई बात हो गई, तो अब उससे वो मार सहन नहीं होगी। वो पहले ही जुर्म में उसका मुंह काला हो चुका है। वो डरा सहमा सा। लेकिन गोपाल जो कि अपने अंदर उस जोश को, उस जुनून को भरे बैठा था कि मित्र, ना तुमने कुछ गलत किया ना मैंने कुछ गलत किया, लेकिन हाँ जिसकी वजह से हम लोग जेल में या इस जुर्म में फंसे हैं, हम उसको सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। और दोस्तों, वो लोग उस गांव में घुसने का प्रबंध करते हैं। एक बार तो वो ऊँटों को खरीदने के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन इस बार वो असफल हो जाते हैं। दूसरा ट्रेन निकालते हैं और वो उस दिसंबर के महीने में सब्जी बेचने के लिए उस गांव में जाते हैं। आलू ले लो, बैंगन ले लो, जो सब्जियां होती हैं, आवाज़ लगाते लगाते घूम रहे दोनों भाई। उन्होंने रेडी खरीदी, उसमें सब्जी बेच रहे हैं। सोचिए आप, दो मित्र अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। सब्जी बेचते रहे, 4 दिन हो गए। चौथे दिन उनको एक आवाज़ आती है, भैया रुको ना, मुझे सब्जी देकर जाओ। वो रुकते हैं, ठहरते हैं। वो सब्जी लेने के लिए जो महिला आई,
उसके चेहरे की तरफ देखते रह जाते हैं। वो महिला अपनी सब्जी की नाप बताती, भैया 1 किलो ये दे दो, 1 किलो वो दे दो। यहाँ पर सोनू सैनी शर्म के मारे नीचे गर्दन किए हुए वो सब्जी तोलता रहा, लेकिन गोपाल सैनी लगातार टकटकी लगाकर उस महिला के चेहरे की तरफ देख रहा है। और फिर अचानक वो सोनू से कहता है, यही है वो, देख ले। सोनू भी अपनी निगाहों को उठाता है और वो देखता है तो बिल्कुल सेम दैम रह जाता है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। गोपाल उसको हिलाता कहता है, ए डरना मत, चुप रहना, है ना वही? तो हाँ वही है। यहाँ पर दोनों ने शनाख्त कर दी कि ये कोई और नहीं है, ये वही आरती है, आरती गुप्ता। अब इतनी बात उनको मालूम चल गई, लेकिन वो अब अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे, क्योंकि पुलिस के सामने महज इन बातों को कहकर अपने आप को सामने लाकर आप कुछ नहीं कर पाती। आपको चाहिए सबूत, कानून सबूत मांगता है और आपको सबूत देना ही पड़ेगा। और बस इस सबूत को देने के लिए उन दोनों ने एक फिर से प्लानिंग की। और ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं ना, ये अपना हुलिया बदलने के बाद कर रहे हैं। इन्होंने तीसरी बार अपना हुलिया बदला। बढ़िया अच्छे हट्टे खट्टे नौजवान नए कपड़े खरीदे, नए बैग वगैरह खरीदे, भारत सरकार के कर्मचारी बने और सीधे घर घर भटकने लगे। उसी जगह पर पहुंच गए और फिर सीधे उसी घर में जाते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से एक योजना निकली है, 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं हर घर को, जहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह नहीं है। यदि आपको चाहिए तो आप 500 रुपये के फॉर्म भरो और 2 लाख रुपए की इनाम पाओ। पर 2 लाख मिल रहे हैं, अपना कैसे काम चलाना। अब इतनी बात सुनते ही पूरे घर के मुंह में पानी आ गया। भैया डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? परिवार ने कहा। उन्होंने बताया कि जितने भी सदस्य आपके यहाँ रहते हैं उनकी आई कार्ड वगैरह सब कुछ चाहिए हमको। तो कितने सदस्य आते जाते हैं, कितने रहते हैं, कितनी टॉयलेट्स बनेंगी, वो जानकारी हमको चाहिए। ये फॉर्म भरना है। आप अपने जो आधार कार्ड वगैरह हैं उनकी सब फोटोकॉपी हमको दे दो, फ़ोटो भी दे दो। ऐसा कहकर उन्होंने सभी के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए। उनके सामने जब डॉक्यूमेंट आता है आरती का, फ़ोटो आते हैं आरती के, तो वो तुरंत पहचान आता है कि ये आरती वही है, क्योंकि उसके आधार कार्ड में वो एड्रेस लिखा हुआ था, नाम भी लिखा हुआ था, आरती गुप्ता, निवासी जालौन उरई। उरई जालौन एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, और वाकई में वो लोग वहीं के रहने वाले थे। अब तो अस्थायी रूप से मथुरा में रहते थे। इतनी बात जानकारी पाकर दोनों के बिल्कुल एक दूसरे की पीठ थपथपाई और उन्होंने मान लिया कि भाई आज तुम सफलता पा गए हो। उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए और उनको कह कर आए कि आपको जल्दी सूचना मिल जाएगी। फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ बटोर लिया उन्होंने। वापस आए, सीधे पहुँचे मेहंदीपुर के थाने में, और वहाँ जाने के बाद जो उस जगह जो SHO थे वहाँ के, उनके पास ये पूरी सूचना कह सुनाई कि जिस महिला, जिस पत्नी की हत्या करने के जुर्म में वो लोग जेल में रहें, 3rd डिग्री झेली, वो तो जिंदा है और खूब बढ़िया है, बालक बच्चेदार है, पूरे मज़े कर रही है। वो मर गई है, लेकिन हम जेल में क्यों? अरे वो तो जिंदा है, आराम से चैन से जीवन काट रही है, लेकिन हम तो उसको मारने के जुर्म में जेल में बंद हैं। अब जब पुलिस के सामने सारे सबूत पेश कर दिए तो पुलिस को तो उठना पड़ेगा। पुलिस ने सीधा मथुरा फ़ोन किया, वृंदावन थाने के जहाँ पर वो कंप्लेंट दर्ज थी, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे इस लड़की आरती गुप्ता की गुमशुदगी के मामले में अहम जानकारी मिली है, तो आप लोग जो SPG टीम है वो स्पेशल मेहंदीपुर आए और उसको बरामद करें। अभी मथुरा से पूरी टीम पहुंचती है। जाने के बाद विशाला गांव में उस मकान को घेर लिया जाता है और पुलिस की दबिश जाती है। उस दबिश में वहाँ से वो आरती गुप्ता बरामद की जाती है। आरती गुप्ता को बरामद करने के बाद पुलिस भी मान गई इस बात को कि वाकई में यही वो आरती गुप्ता है, और इसी की जान लेने के जुर्म में वो लोग जेल में गए। और दोस्तों यहाँ पर आरती गुप्ता गिरफ्तार की जाती है। लेकिन आरती गुप्ता ने जो खुलासा किया कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। दोस्तों यहाँ जब पुलिस ने उस आरती गुप्ता के बयान दर्ज किए तो उसने उस बयानों में कहा कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब शादी कर ली, उसने जब सोनू का घर देखा तो वो तो बिल्कुल बहुत मतलब कि निम्न तबके का घर था, कुछ नहीं था उसमें। उसने अपने पति सोनू सैनी से 5 लाख रुपयों की मांग करी कि
कि उसको अर्जेंटली 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन सोनू के पास तो 5,000 रुपये नहीं थे। और बस इसीलिए उसने उस सोनू के घर को छोड़ दिया। रात के समय निकल गई और वो बस उन्हीं पैसों की तलाश में घूमती रही। उसको अचानक वो शख्स मिलता है जिसकी पत्नी बनकर वो आरती गुप्ता अब रह रही थी विशाला गांव में। वहाँ जाने के बाद उसको लगा कि तू अब सुखद ज़िंदगी जी लेगी, क्योंकि अब नई नई खबरें उड़ने लगी थी कि वो आरती मारी गई है, वो जिंदा नहीं है, गुम हो गई है। वो घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न जो है, जो मेरे और आपके दिमाग में उठा होगा 100%, वो ये है कि उस आरती ने ऐसा क्यों किया। चलो उसको ऐसा कुछ करना था तो उस गरीब बालक के साथ इतना बुरा क्यों किया। अरे तो मत करना शादी, मत कर प्यार, जा पैसे मांग, कुछ भी करना भाई। किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना अच्छी बात है क्या? ये कहानी वाकई में बहुत स्पेशल है। अब सोचिए, एक लड़की गायब हो जाती है, 7 साल बाद वो जिंदा हो जाती है, लाश, कितनी बड़ी बात है। आप भी सोच रहे होंगे मैं आज कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में न केवल ये कानून, ये सिस्टम इतना गिरा हुआ काम करता है, बल्कि जो समाज है वो भी उसका साथ देता है। एक लड़का जिसने एक लड़की का साथ निभाने की पूरी कस्में खाई, उसके साथ निभाने के लिए उसने कोर्ट मैरिज की, बावजूद इसके वो लड़की उसको धोखा देकर भाग गई और बिना कोई जुर्म किए लगातार वो 3rd डिग्री झेलता रहा, एनकाउंटर तक की धमकी भुगती, यहाँ तक वो 18 महीने जेल में भी रहा। उसके बावजूद उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आखिरकार उन दोनों दोस्तों ने वो जहमत उठाने की कोशिश करी, वो हिम्मत करी कि हम सिस्टम से लड़ेंगे, हम उसको गलत साबित कर देंगे। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, वो अकेले कुछ नहीं कर पाए। उनके पास भगवान का जो कृपा रूप वहाँ पर प्रकट हुआ था, जो कि उनको उनकी दुकान पर बता के आया था कि विशाला गांव में वो रहती है। कौन था? जबकि वो शख्स जो उनसे ये बात कहने आया था दोबारा कभी मिला ही नहीं, अभी तक नहीं मिला है। और वो जो लड़की जब गिरफ्तार हुई थी, जब सन 2022 आ गया था। आप सोचिए इस बात को कि क्या ये सही बात है? आप लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खेलते हो, क्या ये अच्छी बात है? मेरे ख्याल से नहीं है। आप शायद भगवान के उस न्याय को समझ नहीं पाए, आपको भुगतना पड़ेगा। आज आरती जेल में बंद है, उसके बच्चों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान जाने। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, आखिरकार उस सोनू की क्या गलती थी? आखिरकार उस गोपाल सैनी की क्या गलती थी जो 20 लाख रुपए के कर्ज में दब गए, जो समाज में इज्जत बेइज्जती जो हुई वो सब कुछ भुगता, लताड़ सुनी, परिवार में ठुकरा दिए गए, बहन भाइयों की किसी के ब्याह शादी नहीं हो रहे। क्यों भाई? आखिरकार उनका जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल। लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस पूरी कहानी में असली जिम्मेदार कौन था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।